मैंने कभी नहीं देखा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते देखा है, मैंने ये नहीं देखा जो आज यहां हो रहा है। This is something they wanted. This is the first time in the history of India that a state was downgraded to a union territory, and without so much as the permission of the people of Jammu and Kashmir, it was rendered into two different parts. पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। Hello viewers, let's start from there where we had left in the previous video. तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सोचा था वो करके दिया, मगर इस अमल में हुआ यूं कि हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। वैसे इश्क के तरीके भी अनोखे होते हैं, और इश्क के अमल में अगर दो तरफा दिलों का इकरार न हो तो इश्क नहीं तमाशा बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्या सुना रहा है, मगर ये भी गलत नहीं कि सियासत में इश्क के नाम पर तमाशा भी होता है। खैर छोड़िए इस बात को, फिलवक्त हम अपने मौजू पर आते हैं। तो भारतीय आइन के आर्टिकल 3 के तहत जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ बिल पास कर दिया गया, और इस तरह से जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा लद्दाख और दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के तहत इस बिल के जो 5-6 प्रोविजंस हैं, उनसे क्या क्या तब्दीलियां हुई। पहली तब्दीली ये हुई कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हुए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख को बनाया है आर्टिकल 239 के तहत यूटी, और जम्मू कश्मीर को 239 के तहत 39A के तहत यूटी। अब यूटी क्या होती है? ये एक ऐसा इंतज़ामी इलाका जो बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होता है, उन रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ जिनकी अपनी हुकूमतें होती हैं, और उन हुकूमतों से मुंसलिक कानून साजिया की ताकत होती है। यूनियन टेरिटरीज़ साइज़ या महल वक़ूफ़ के एतबार से अमूमन छोटी होती हैं, और उनके पास ज़्यादा आज़ादी भी नहीं होती, और इसके इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी सदर हिंद की तरफ से मुंतखब एक एडमिनिस्ट्रेटर, या जिसे आम तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, पर होती है। और इस तरह ये ज़्यादा मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में होती है। तो यूनियन टेरिटरीज़ जिनकी अपनी कानून साजिया है और पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं, मसलन जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लेकिन इससे मुख्तलिफ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ भी है जिनके पास कोई कानून साजिया नहीं होती, मसलन लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली। इनकी क्रिएशन एक ख़ास मकसद से होती है। मसलन अगर किसी रियासत का जुग्राफियाई वकू हमसाया ममालिक से घिरा हो, कौमी सलामती या दिफा के एतबार से बहुत हिसास हो, इसके अलावा कम आबादी या तहजीबी व सकाफ़ती रंगारंगी भी वजह हो सकती हैं, मगर एक मौसर और मुकम्मल रियासत को एक यूटी बनाना एक मसलहत या मजबूरी ही हो सकती है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर जैसी हर लिहाज से मुकम्मल रियासत को दो यूटीज़ में तकसीम करना, ये बहुत ही हैरान कुन बात है, जिससे हम कुछ बातें अक्स ही कर सकते हैं। द पॉलिटिकल मोटिव्स बिहाइंड कन्वर्टिंग Jammu and Kashmir from a state to a union territory are frequently debated and can be understood from multiple perspectives depending on the political narrative or ideology. This could be due to the facts or reasons or mere imaginations. Number one,
By reducing Jammu and Kashmir to a union territory, the central government gained direct administrative control over the region, which allows for tighter governance and reduced autonomy. This move aimed to curb dissent among law, manage law and order more effectively, and implement central policies without significant opposition from local political bodies. Number two, the central government justified the decision as a way to ensure full integration of Jammu and Kashmir into the Indian Union. It was portrayed as a move to remove the region's special status under Article 370 that was seen by some as an obstacle to achieving parity with other states. Number three, the government argued that the UT status would pave the way for accelerated economic development and provide better governance by reducing bureaucratic and political hurdles. Number four, given Jammu and Kashmir history of militancy and cross-border tensions, converting it into a UT was seen as a measure to enhance national security. It allowed the central government to exercise direct authority over sensitive matters such as police and public order. Number five, critics argued that reducing Jammu and Kashmir to a UT was a strategy to dilute the unique political and cultural identity to the region. This might involve a calculated effort to weaken local leadership and integrate the region more firmly within the Indian mainstream. Number six, the move was also seen as a message to separatists group and those advocating for greater autonomy. By revoking Jammu and Kashmir special status, the government aimed to eliminate the constitutional provisions that some viewed as enabling separatists' ideologies. Number seven, the abrogation of Article 370 and the reorganization of Jammu and Kashmir was politically resonant issue for the ruling Bharatiya Janata Party, BJP, which projected the move as a fulfillment of long-standing commitment. It appealed to their voter base and reinforced their national agenda. Some critics argued that the move might enable demographic engineering with the central government, facilitating the settlement of non-Kashmiri populations in the region, potentially altering its demographic and political landscape. Over time, Jammu and Kashmir's unique geopolitical and social challenges make it a region where policies such as UT governance could be tested, with lessons learned potentially applied to other regions facing separatist movements or security issues. Critics viewed it as an erosion of federalism and an undermining of democratic rights. The motives behind the decision remain contested, with interpretations influenced by ideological perspectives and political affiliations. खैर जो हुआ सो हुआ, किस मंशा के तहत इसे यूनियन टेरिटरी बनाया ये वही जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर को 239 ए के तहत यूटी बनाया गया। 239 ए का ताल्लुक पुडुचेरी से है। आपको मालूम है कि कुल यूनियन टेरिटरीज 7 हैं, उनमें से 2 तो लेजिस्लेचर के साथ हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर भी इनमें शामिल हो गई, बाकी सब प्लेन यूटीज़ हैं। तो जो प्लेन यूटीज़ हैं यानी जहां लेजिस्लेचर नहीं है वो 239 में आती हैं, और लद्दाख एक प्लेन यूटी है, वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जैसे दिल्ली में होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को उपराज्यपाल या नायब गवर्नर कह सकते हैं। ये वहाँ का इंतज़ामिया चलाएगा और 239 के तहत उसे कुछ इख्तियारात होंगे।
ताकि लद्दाख की तरक्की अच्छी तरह से हो सके। जम्मू कश्मीर बड़ा है तो उसको यूटी विद लेजिस्लेचर कर दिया, और जो पौंडीचेरी या पुडुचेरी के प्रोविजंस हैं वो सब प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। भारतीय आईन में पौंडीचेरी 239 ए के तहत आता है और दिल्ली 239 ए के तहत आता है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में पुडुचेरी को बुनियाद बनाया गया और फिर कह दिया कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें होंगी, और जो प्लेन यूटी है उसमें राज्यसभा की कोई सीट नहीं होती। तो दिल्ली से 3 मेंबर्स हैं, पुडुचेरी से 1 मेंबर है, और चूंकि जम्मू कश्मीर के 4 लोग राज्यसभा में थे उन्हें एडजस्ट करना था, इसलिए जानबूझ के जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर बनाया ताकि इसके 4 मेंबर्स को राज्यसभा में एडजस्ट किया जा सके। और साथ में क्या लिखा है, जो 4 मेंबर्स अभी हैं ये मान लिया जाएगा कि वो इसी प्रोसेस से चुन लिए गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें पहले भी थी और अब भी हैं। लद्दाख की एक सीट लोकसभा की दी हुई है, पहले भी एक ही थी। प्लेन यूटी में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की नहीं। ऐसे में अब क्या कर दिया कि जो लद्दाख है उसकी लोकसभा की 1 ही सीट रहेगी, राज्यसभा की नहीं रहेगी। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं लद्दाख में, इस तरह लद्दाख में 1 ही इलेक्शन होगा और वो सिर्फ लोकसभा का होगा। जम्मू कश्मीर यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है तो यहाँ पर लोकसभा के भी होंगे, राज्यसभा के भी होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के भी होंगे, और जो हाल ही में हुए भी। और वैसे भी आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का एक इलेक्शन विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। तो जहां विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, राज्यसभा के इलेक्शन वैसे भी कैसे होंगे। तो ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म हुआ। फिर कहा कि यहाँ जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का खेल देखिए, पहले कितना था 87 + 24 + 2 यानी 111। 2 सीटें वहाँ का जो उप राज्यपाल अवरतों के लिए मखसूस करता है, ये जम्मू कश्मीर का राज्यपाल अवरतों के लिए मखसूस रख सकता है, और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर इन 2 अवरतों को चुन सकता है अगर यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में अवरतों की नुमाइंदगी कम हो। तो 2 अवरतों को गवर्नर चुन सकता है। ये इख्तियार है उपराज्यपाल को। पहले 87 सीटों पर इलेक्शन होता था। इन 87 सीटों में से लगभग 46 सीटें कश्मीर के लिए, 37 सीटें जम्मू के लिए और 4 सीटें लद्दाख के लिए होती थी। ये 2019 से पहले का सिस्टम था। अब क्या किया है, लद्दाख तो कट गया, वहाँ पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ही नहीं। बाकी सीटें जो बची वो 83 सीटें रही, लेकिन अब 83 सीट्स को बढ़ाकर 90 कर दिया, 90 कर दिया। 90 + 24 + 2 यानी 24 जो है वो मकबूजा कश्मीर जो है उसके लिए मखसूस रखी गई, जिसको हम यानी पहले कुल 111 सीटें थी, जबकि 4 सीटें लद्दाख की कम हो गई हैं, तो कुल 7 सीटें बढ़ाई हैं। और वो 7 सीटें जल्दी नहीं बढ़ी, बल्कि उनको बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हक दिया गया कि वो डिलिमिटेशन करे और तय करे कि सीटों की तकसीम ऐसे करनी है ताकि इलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन को जोड़ दिया है, तो ये अंदेशा है कि तकसीम हो सकता है कि जम्मू की जो नुमाइंदगी है वो कुछ हद तक कश्मीर के बराबर
आने लगे ताकि इलेक्शन हो तो कोई दिक्कत ना हो। और यूटी को बनाने का मतलब ये होता है कि आखिरी ताकत या इख्तियार मरकज़ के पास ही है। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रोज़ परेशान रहता है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर परेशान रहेगा। उनके पास लिमिटेड पावर्स रहेंगी। हालांकि पांडिचेरी के पावर्स दिल्ली से ज़्यादा हैं, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पावर्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन वो एलजी के अंदर ही रहेगा। तो विधानसभा की सीटें बढ़ गई हैं। सबसे अच्छी बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों रिजर्वेशन शुरू हो गई हैं। 2019 से पहले शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन ही हुआ करती थी, अब शेड्यूल ट्राइब की भी होगी। दूसरी बात कि डिलिमिटेशन कमीशन को लागू कर दिया गया है, पहले लागू नहीं था। एक प्रोविजन और है, और वो ये कि इंडियन कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स की तादाद प्राइम मिनिस्टर को मिला के लोकसभा के कुल मेंबर्स के 15% के बराबर होती है। ये प्रोविजन आर्टिकल 75A के मुताबिक है, जो 2003 की 91वीं तरमीम से लागू लाया गया है। चूँकि लोकसभा की कुल निशस्तें यानी मेंबर्स 545 हैं, तो इसका 15% 81.75 यानी कुल 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इसलिए मरकजी सरकार में प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये कानून भारत की हर रियासत पर लागू है, सिर्फ एक रियासत पर लागू नहीं, और वो है दिल्ली। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की नाराज़गी की एक वजह यह भी हो सकती है, ये भारतीय आईन में लिख दिया है कि दिल्ली को सिर्फ 10% के बराबर मिनिस्टर्स बनाने की इजाज़त है। दिल्ली में कुल लेजिस्लेटिव मेंबर्स 70 है, तो वहाँ 10% के हिसाब से कुल मंत्री 7 ही हो सकते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया है। तो अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुल एक्टिव लेजिस्लेटिव मेंबर्स 90 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 90 सीटें 90 हलकों की नुमाइंदगी करती हैं, जिसमें से 47 कश्मीर की है और 43 जम्मू की हैं। तो आर्टिकल 231A के तहत 10% के हिसाब से जम्मू कश्मीर में कुल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को मिला के 9 ही हो सकते हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सीटें मखसूस रखी हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की 4 मेंबर्स की तैनाती से कुल मेंबर की तादाद 94 हो गई है। अगरचे इन अशखास की तैनाती मुकर्रर तादाद और वोटिंग के मकसद तक ही महदूद है, मगर फिर भी इससे एक मिनिस्टर के बनने का अंदेशा हो सकता है। और नाकदीन की ये राय है कि इससे लेजिस्लेशन डिसीजन मेकिंग असरअंदाज होगी, क्योंकि ये 4 मेंबर लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर्स भी हैं, मगर उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी 2019 से पहले थी। और कुछ अहम बातें जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090 या जम्मू कश्मीर तंजीमी नाव एक्ट 2019 जो 58 पेज की सूरत में पेश की गई, उसमें एक प्रोविज़न है जो सर्विसेज के बारे में है, यानी रियासती सर्विसेज और मरकज़ी सर्विसेज, और इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे तकसीम करेंगे। तो जिस तरह तेलंगाना और हैदराबाद में हुआ है, वैसे भी जम्मू कश्मीर में किया गया। क्या तरीका अपनाया गया, वैसा ही जम्मू कश्मीर में किया गया। कुछ सर्विसेज को लद्दाख में शिफ्ट किया गया और कुछ रह गए जम्मू कश्मीर में।
जिस रेशो में पहले था उसी रेशो में शिफ्ट किया गया और ये फिक्स कर दिया गया कि आप लद्दाख की सर्विस में हो और बाकी जम्मू कश्मीर की सर्विसेज में हैं। और जहाँ तक ऑल इंडिया सर्विसेज का ताल्लुक है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या जिसे IAS, IPS, IFOS कहते हैं, यानी कौन कौन सी IAS, IPS और IFOS में हैं, उनमें काडर होता है। जम्मू कश्मीर के काडर के ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर्स के लिए एक सिंपल प्रोसीजर को अपनाया गया। उन ऑफिसर्स का सही रेशो निकाला गया, कुछ को लद्दाख में पोस्ट किया गया और बाकी को जम्मू कश्मीर में, और ये डिवीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही किया और ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। ये पूरा का पूरा एक्ट उसी दिन से लागू हुआ है। उस दिन से ये 2 यूटीज बन गई। इस वक्त दोनों यूटीज के LG थे सत्यपाल मलिक, और उन्हीं के ऑर्डर से ये हुआ। उनकी सिफारिशात से मरकजी हुकूमत ने ऑर्डर निकाला कौन सा ऑफिसर किस काडर में माना जाएगा, और उसके बाद एगमुट का काडर में उनको मर्ज किया गया। एगमुट काडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूटीज हैं। ये एक ही काडर है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और यूटीज बन गई, इसलिए इन पर भी एगमुट काडर लागू किया गया। तो तब से एगमुट काडर के ऑफिसर्स इन जगहों पर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद 58 पेज की बिल में, जिसको आमतौर पर जम्मू कश्मीर तंजीम नाव एक्ट कहते हैं, में 5 और शेड्यूल्स हैं। उनमें से एक सबसे अहम है जिसको IPC यानी इंडियन पेनल कोड कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पर कोई सिस्टम नहीं था। जम्मू कश्मीर में IPC की जगह पर पहले RPC यानी रणबीर पेनल कोड चलता था। ये यहाँ के एक राजा के नाम पर चलता था। अब वो हट गया और IPC लग गया। अब IPC के नाम पे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता चलता है और ये पूरे भारत पर लागू हुआ है। इस तरह RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE यानी राइट टू एजुकेशन और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता जैसे एक्ट्स जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले बिल्कुल नहीं थे। पहले जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राइट टू एजुकेशन एक्ट, रणबीर पेनल कोड जैसे एक्ट्स लागू होते थे, पर वो एग्जैक्टली वो नहीं थे जो इंडिया के एक्ट्स हैं। उनमें थोड़ी सी चेंज थी, ज़रूर थी। अब वो चेंजेस नहीं हैं। अब मुकम्मल तौर पर इंडियन एक्ट्स लागू होते हैं। इसके अलावा 7 ऐसे एक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की रियासत के जो कुछ तरमीमों के साथ अप्लाई होंगे। 164 एक्ट्स रियासत के जो खारिज हो गए हैं और 166 एक्ट्स जम्मू कश्मीर के जो चलते रहेंगे। जो एक्ट्स खारिज हो गए हैं उनकी पूरी लिस्ट है। उनमें से एक अहम, जिस एक्ट के तहत परमानेंट रेजिडेंट ऑफ रिसेटलमेंट एक्ट, ये एक्ट जम्मू कश्मीर में 1982 में लाया गया था। इसके तहत एक प्रोविज़न था कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान चला गया था, वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहने की ख्वाहिश से, और बाद में वापस आ गया मुस्तकिल तौर पर यहाँ बसने की ख्वाहिश से, तो जम्मू कश्मीर की सरकार उसे मुस्तकिल बाशिंदा बना सकती थी और सारे रेजिडुअल राइट्स उसको दे सकती थी। लेकिन अब 1982 का ये एक्ट ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया गया
اور جو 166 پہلے والے تھے وہ چلتے رہیں گے. ان میں ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی بل، ماتا ویشنو دیوی شرائن ایکٹ، اسی طرح کے دوسرے ایکٹ جو مذہبی مقامات کی نوعیت کے ہیں، جو جموں کشمیر کی کور کلچر کے بارے میں ہیں، ان کو ویسے کا ویسا رکھا. تو اس طرح سے جموں کشمیر تنظیمی ناؤ ایکٹ کو پاس کر کے جموں کشمیر کو ایک مکمل ریاست سے ایک یوٹی بنا دیا. اور ایک عرصے کے بعد حال ہی میں 2024 میں الیکشن کرائے گئے. ایسے میں جموں اینڈ کشمیر as a union territory with an elected government represents a unique political setup. This arrangement is often referred to as hybrid model of governance, where the administrative powers of the lieutenant governor, a representative of the central government, coexist with the elected chief minister and the state legislature. However, such a structure inevitably leads to ambiguity and power struggle due to overlapping responsibilities and unclear boundaries. Issues in power sharing between the LG and the chief minister can arise from many grounds. For example, control over administrative functions. The LG has substantial powers under the Jammu and Kashmir Organization Act 2019, including the authority to make decisions on law and order, land, and central schemes. This often sidelines the elected chief minister, leading to disputes over administrative control. Conflicts in policy implementation. The chief minister representing the people's mandate may have a different vision for development and governance than the LG, whose decisions are aligned with the central government policies. So far as decision-making authority is concerned, in areas like police and public order, the LG's authority is final, which limits the state's autonomy and may frustrate the CM's ability to act independently. So far as legislative powers, in contrast with executive authority, while the legislature led by the CM can make laws, they are subject to LG's assent. This creates a scenario where the CM's legislative initiatives may be stalled. And so far as appointment of bureaucrats, disputes may arise over the appointment and functioning of bureaucrats, as the LG exercises significant control over the administration. The LG acts on behalf of the president and the central government, which may lead to tensions if the CM's political ideology or governance style differs from the ruling party at the center. So, this governance system can be described as a dual authority model in a union territory. While it is not unprecedented that similar arrangements exist in Delhi and Puducherry, Jammu and Kashmir's situation is distinct due to its sensitive geopolitical and historical context. تو اس طرح کی ایمبیگویٹی کو دور کرنے کے لیے کچھ تجاویز جو شاید کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، مثلاً کلیئر demarcation of powers. If a detailed framework should be established to distinguish the roles and responsibilities of the LG and the chief minister.
strengthening state autonomy, granting more powers to the elected government while retaining essential control with the LG for security and central schemes could improve functionality. Judicial oversights courts can play a role in interpreting laws and resolving conflicts between the LG and the CM. The current model is indeed complicated and calls for reforms to ensure smoother governance and alignment with the democratic aspirations of the people. تو مستقبل عنقریب میں اگر جموں کشمیر ریاست کو پھر سے ریاست کا درجہ جموں کشمیر کو پھر سے ریاست کا درجہ ملتا ہے تو کیا تبدیلیاں آئیں گی، خاص کر انتظامی معاملات میں؟ یہ ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے. تھینک یو.